अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद लबीब और आप देख रहे हैं बिजनेस कोच। आज के लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस का अहाता करेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में जिन डेफिनेशंस को हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे उनमें शामिल है टैक्स, टैक्सपेयर, पर्सन, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इनकम, पाकिस्तान सोर्स इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम और टैक्स ईयर, और आखिर में हम पढ़ेंगे कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील। कानून की डेफिनेशंस को स्टडी करने से पहले चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करता हूं ताकि आपको कानून समझने में आसानी हो सके। जब कभी भी हम कानून की इंटरप्रिटेशन करेंगे तो किसी भी टर्मिनोलॉजी का मतलब डिक्शनरी में कोई दूसरा हो सकता है, लेकिन जब कानून की इंटरप्रिटेशन करेंगे तो जो कुछ उस लफ्ज़ का मतलब डेफिनेशन क्लास में बयान किया गया है उस कानून की हद तक उसका वही मतलब होगा और डिक्शनरी में इस्तेमाल किए गए मानी उस लफ्ज़ को नहीं पहनाए जा सकेंगे। जब हम कानून में मौजूद मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ की डेफिनेशन को स्टडी कर रहे होंगे और उनका मतलब जानने की कोशिश करेंगे तो हमें तीन किस्म के अल्फाज इकट्ठे या अलग अलग इस्तेमाल होते हुए नज़र आएंगे। इनमें एक तो लफ्ज़ है मीन्स, दूसरा लफ्ज़ है इंक्लूड्स और तीसरी जगह पर मीन्स एंड इंक्लूड्स दोनों इकट्ठे इस्तेमाल होंगे। मीन्स का मतलब है मानी, इंक्लूड्स का मतलब है शामिल हैं। मीन्स एंड इंक्लूड्स जब ये दोबारा इकट्ठे इस्तेमाल होंगे तो इसका मुख्तलिफ मानी होगा। अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इनके क्या मतलब हैं और जब कभी भी ये किसी टर्मिनोलॉजी में बतौर डेफिनेशन में इस्तेमाल होंगे तो इनसे क्या मुराद होगी। Interpretation of means. When a definition uses the word means, it provides an exhaustive or restrictive definition. This means that the definition is precise and only includes what is explicitly stated. In other words, if a law defines a term using means, no other interpretation or extension are allowed beyond what is defined. मिसाल के तौर पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में टैक्सेबल इनकम को इस तरीके से डिफाइन किया गया है। टैक्सेबल इनकम मीन्स टोटल इनकम रिड्यूस्ड बाय एनी डिडक्शन अलाउड अंडर दिस ऑर्डिनेंस। तो इस सूरत में टैक्सेबल इनकम यानी काबिल टैक्स आमदनी को सिर्फ और सिर्फ मखसूस कर दिया गया है कि वो आमदनी शुमार होगी कि जिसमें कुल आमदनी में से अलाउएबल डिडक्शन को माइनस कर देंगे तो जो आमदनी बकाया बच जाएगी वो टैक्सेबल आमदनी कहलाई जाएगी। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि अगर कोई कटौती बयान नहीं की गई इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में तो बेशक वो कटौती होती रहे, हमने उसको कटौती के तौर पे अपनी आमदन को कम करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना। ये जो लफ्ज़ मीन है ये आपकी जहाँ कहीं पर भी इस्तेमाल होगा ये रिस्ट्रिक्टिव मानी में इस्तेमाल होगा, नैरो करेगा आपके इसको को डेफिनेशन को और एग्जॉस्टिव मानी में इस्तेमाल होगा, यानी इसके अलावा इससे हट के कोई दूसरी मुराद नहीं ली जाएगी। आगे चलेंगे, हमारे पास अगली टर्म है इंटरप्रिटेशन ऑफ इंक्लूड्स। इंक्लूड का लफ्जी मतलब है शामिल। When a definition uses includes, it indicates an expansive or inclusive definition. This means that the term encompasses not only what is explicitly stated but also additional items or categories that fall under that term's broader interpretation. For example, Section 2, Subsection 10 of the Income Tax Ordinance defines business as business includes any trade, commerce, manufacture, profession, vocation or adventure or concern in the nature of trade. इस मामले में जब लफ्ज़ शामिल हैं इस्तेमाल हुआ तो इससे तिजारत की दीगर अशकाल को भी मौका मिल गया कि वो लफ्ज़ बिज़नेस में शामिल हो सकें, अगरचे कि उनको इधर एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन इसके मानी को वुसअत देने के लिए लफ्ज़ इंक्लूड इस्तेमाल हुआ है।
इसमें इससे मिलते जुलते दीगर कॉन्सेप्ट जो बिजनेस से रिलेटेड हैं या बिजनेस की फॉर्म्स जो बिजनेस में शामिल हो सकती हैं वो सारी की सारी शामिल हो जाएंगी। जब लफ्ज मानी और इंक्लूड दोनों इकट्ठे होंगे तो देखें ये किस तरीके से हमारी इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ पर असरअंदाज होते हैं। व्हेन यू सी मीन्स एंड इंक्लूड्स, इट सिग्निफाइज अ हाइब्रिड अप्रोच। This combination indicates that the first part of the definition provides an exhaustive explanation, while the second part, which carry word includes, allows for additional items or categories to be included within that scope. For instance, if a law states the term company means a company incorporated under this ordinance and includes any foreign company having a permanent establishment in Pakistan, ये हमें दो चीज़ें बताता है। पहला, इसमें कंपनी को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी कानून के तहत शामिल किया गया है। दूसरा, इस तारीफ को वुसअत देते हुए पाकिस्तान में काम करने वाली दीगर गैर मुल्की कंपनियों को भी शामिल किया गया है। ये दोहरा इस्तेमाल वजाहत को यकीनी बनाता है, जबकि जहां ज़रूरी हो वसी तर तशरीआत को भी एडजस्ट करता है। ये कानून साजों को इस काबिल बनाता है कि वो तारीफ को दुरुस्त माने पहना सकें। जामे तफहीम के लिए मखसूस ज़ुमरों को शामिल करने की ज़रूरत जहाँ होती है वहाँ ये दोनों लफ्ज़ इकट्ठे इस्तेमाल किए जाते हैं। अमली तौर पर अदालतों ने इस नुक्ते पर जोर दिया है कि टैक्स कानून की तशरीआत से मुतल्लिक मामलात में दोनों इस्तिलाहात का इस्तेमाल करते हुए तारीफ़ों का मतलब समझा जाना चाहिए, अगरचे कुछ पहलुओं को वाज़े तौर पर बयान किया गया है और दीगर को शामिल करने की गुंजाइश के साथ जिक्र किया गया है। खुलासा ये है कि कानून में मतन की सही तशरीह के लिए दोनों लफ्ज़ यानी मीन्स एंड इंक्लूड्स के दरमियान फ़र्क को समझना ज़रूरी है। मीन्स एक मुकम्मल तारीफ फराहम करता है जिसमें इजाफी तशरीहात के लिए कोई जगह मौजूद नहीं है, जबकि इंक्लूड्स इजाफी अशिया को शामिल करके उसकी तशरीहात को वसी करता है। जब एक साथ मीन्स और इंक्लूड दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल होंगे तो वो एक जामे तारीफ बनाते हैं जो कि दुरुस्त भी है और लचकदार भी है और दोनों खूबियों की हामिल है। चलें अब आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में डिफ़ाइन किया गया है। आपकी आसानी के लिए जहाँ कहीं पे लफ्ज़ मीन्स आएगा उसको हाईलाइट किया गया है और जहाँ कहीं पर लफ्ज़ इंक्लूड्स आएगा उसको भी हाईलाइट किया गया है, ताकि आप जब तशरीह कर रहे हों और इनके मानी समझने की कोशिश कर रहे हों तो उस पे शामिल स्कोप को ईजीली अंडरस्टैंड कर सकें। टैक्स Section 2, subsection 63 means any tax imposed under Chapter 2 and includes any penalty, fee or other charge or any sum of the amount leviable or payable under this ordinance। इस डेफिनेशन में जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं वो सेपरेट करके अगर हम लिखें तो A, B, C और D क्लासेस में लिखे जा सकते हैं। पहला इंग्रेडिएंट है इनकम टैक्स, दूसरा इंग्रेडिएंट है डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, एडिशनल टैक्स, पेनल्टी, फ़ी और इससे मिलती जुलती दीगर चीज़ें। अगर आप डेफिनेशन को गौर से देखें तो इसमें मीन्स भी इस्तेमाल हुआ है और इंक्लूड्स भी इस्तेमाल हुआ है। मीन्स जहाँ पे इसके स्कोप को वजाहत के साथ बयान कर रहा है, उसके साथ साथ इस टैक्स की डेफिनेशन के स्कोप को इंक्लूड का लफ्ज़ वसी करते हुए हमें दीगर अशिया को भी शामिल करते हुए नज़र आता है। मिसाल के तौर पे इनकम टैक्स, इट इज़ एन एनुअल टैक्स चार्ज ऑन द इनकम। डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, एडिशनल सरचार्ज, इफ अ टैक्स पेयर फेल्स टू पे हिज टैक्स देन ही विल बी लायबल टू डिफ़ॉल्ट सरचार्ज। द रेट ऑफ डिफ़ॉल्ट सरचार्ज प्रेजेंटली इज 12% और काइबर प्लस 3% विच एवर इज हायर। ये जो इम्पोज किया गया है 12% प्लस 3%। पेनल्टी की डेफिनेशन करें तो इट इज़ मॉनेटरी पनिशमेंट टू अ टैक्स पेयर हु कंसील्स इनकम और प्रेजेंट्स रॉन्ग स्टेटमेंट एंड बुक ऑफ अकाउंट। डिफॉल्ट सरचार्ज कब लगेगा कि जब कोई बंदा टाइमली अपने टैक्स लायबिलिटी को पे नहीं करेगा तो उस पर डिफॉल्ट सरचार्ज लगेगा या एडिशनल टैक्स लगेगा। उसका रेट इन्होंने बयान कर दिया है। पेनल्टी बतौर पनिशमेंट के कब लगेगी कि जब टैक्स पेयर अपनी इनकम को कंसील करेगा, छुपाएगा, गलत बयानी करेगा या अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स
या अकाउंट स्टेटमेंट्स को गलत तौर पर पेश करेगा। फी एंड अदर्स, एनी फी और द अमाउंट पेड और पेएबल अंडर दिस ऑर्डिनेंस। आगे हमारे पास है जी डेफिनेशन टैक्स पेयर की। हु इज टैक्स पेयर? टैक्स पेयर मीन्स एनी पर्सन हु डिराइव्स एन अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस एंड इंक्लूड्स any representative of a person who derives an amount chargeable to tax, b any person who is required to deduct or collect tax, or any person required to furnish a return of income or pay tax। टैक्स पेयर में हमें बार बार पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पर्सन का सामना करना पड़ा है। कानून में पर्सन को भी अलग से डिफाइन किया गया है और हमारे लिए आसानी पैदा करने का मौका है कि पर्सन को भी समझें कि कौन कौन अफराद कानून की निगाह में पर्सन कहलाते हैं। द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज अ पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, नेमली एन इंडिविजुअल इज अ पर्सन, अ कंपनी और EOP। EOP मीन्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इनकॉर्पोरेटेड, फॉर्म्ड, ऑर्गेनाइज्ड और एस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान और एल्सवेयर। ये भी पर्सन है। फेडरल गवर्नमेंट, अ फॉरेन गवर्नमेंट, अ पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। कानून जब इनकम टैक्स का निफाज करता है तो वो पर्सन के ऊपर करता है। आए आगे देखें। इंडिविजुअल के बारे में आपको पता है ये फर्द है। कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज कंपनी। कंपनी मींस अ कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, अ मुदारबा, a body incorporated by or under the law of a country outside Pakistan relating to incorporation of companies, a cooperative society, a finance society or any other society, a non-profit organization, a trust, an entity or a body of persons established or constituted by or under any law for the time being in force, a foreign association, whether incorporated or not, which the board has by general or special order declared to be company for the purpose of this ordinance, a provincial government, a local government in Pakistan or a small company। तो ये कंपनी के अंदर ये तमाम की तमाम चीज़ें आएंगी और बड़ी वजाहत के साथ मीन्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए कंपनी की डेफिनेशन कर दी गई है। अगर आपको इसमें मजीद कोई चीज़ समझनी हो तो कमेंट सेक्शन में काइंडली रेफर कीजिएगा, आपको कोशिश की जाएगी कि जल्द अज जल्द इसका जवाब दिया जा सके। एसोसिएशन ऑफ पर्सन को देखते हैं कि इससे क्या मुराद है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 और सेक्शन 80 में इसको डिफाइन किया गया है। EOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इंक्लूड्स अ फर्म, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, any artificial judicial person and any body of person formed under a foreign law but does not include a company। इसके अंदर 3 चीज़ें वजाहत के साथ बयान कर दी गई हैं। ये जो फर्म है इससे मुराद पार्टनरशिप फर्म है। एक ऐसी फर्म कि जो कि पार्टनरशिप एक्ट के तहत मारिज वजूद में आए, उसको कानून कहता है कि दैट इज़ नोन एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। वो अलग से टैक्स पे करेगी और उसके ऊपर जो टैक्स पे होगा वो भी उसको पर्सन कंसीडर करते हुए लगेगा। और कानून में इसकी वजाहत सराहत के साथ कर दी है, बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी। कंपनी को चूंकि अलग से हमने डिफाइन किया है और कानून में मौजूद भी है उसकी डेफिनेशन, लिहाजा एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम कंपनी इटसेल्फ। अगली डेफिनेशन देखते हैं इनकम पर। अगली डेफिनेशन है हमारी इनकम से मुतालिक। सेक्शन 2 सबसेक्शन 29 में इसको डिफाइन किया गया है। इनकम इंक्लूड्स एनी amount chargeable to tax under this ordinance, any amount subject to collection or deduction of tax at source covered under final tax regime, any amount treated as income under any provision of this ordinance and any loss of income। इनकम के हमारे पास जो जराए हैं वो सैलरी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है और इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज है। अगर आप देखें तो सैलरी के सामने उसका सेक्शन मेंशन किया हुआ है, इसको हम तफसील के साथ इंशाल्लाह कवर करेंगे। सेक्शन 12 डील करता है सैलरी से। इनकम टैक्स, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लिए सेक्शन 15 है, इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए सेक्शन 18 है, कैपिटल गेन डिस्कस हुआ है सेक्शन 37 में और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 39 सेक्शन में है। फॉरेन सोर्स इनकम तफसील के साथ डिस्कस किया गया है सेक्शन 101 में। इनकम में शामिल है एनी लॉस फ्रॉम सच इनकम, प्रॉफिट और गेन, any amount which is subject to collection or deduction of tax on, for example, bonus share, imports, exports, dividends, winnings and prizes, transports and any payment received on supply of goods and services।
तो ये तमाम चीजें भी इसी में शामिल हैं। पाकिस्तान सोर्स इनकम को डिस्कस करते हैं तो पाकिस्तान सोर्स इनकम की जो सूरतें मुमकिन हो सकती हैं वो कुल 9 सूरतें हैं। सेक्शन 101 इसको डिफाइन करता है। पाकिस्तान सोर्स इनकम मीन्स पाकिस्तान सोर्स income as defined in section 101. According to section 101, some of the common Pakistan source incomes are as under salary, business, royalty, dividend, profit on debt, rental income और income from property, पेंशन और एन्युटी, कैपिटल गेन, टेक्निकल सर्विसेज। इनको फिर आगे आने वाले दिनों में तफसील के साथ देखेंगे। फॉरेन सोर्स इनकम की बात करते हैं। सेक्शन है हमारे पास 2 सब सेक्शन 27 means foreign source income as defined in subsection 16 of section 101. Subsection 16 states that an amount shall be foreign source income to the extent to which it is not Pakistan source income. बड़ी सादा सी मिसाल है कि अगर पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं होगी तो फिर इसका मतलब है वो फॉरेन सोर्स इनकम होगी। फॉरेन सोर्स इनकम इज एनी इनकम दैट अ रेजिडेंट इंडिविजुअल और एंटिटी अर्न्स फ्रॉम द एक्टिविटीज कंडक्टेड आउटसाइड पाकिस्तान। इधर अगर आप गौर करें तो फॉरेन सोर्स इनकम कौन सी है? जो रेजिडेंट इंडिविजुअल अर्न करता है फ्रॉम द एक्टिविटीज कंडक्टेड आउटसाइड पाकिस्तान, वो फॉरेन सोर्स इनकम होगी। यानी रेजिडेंट वो इधर का है लेकिन उसकी कुछ एक्टिविटीज बाहर के मुल्क में हो रही हैं, उनकी वजह से वो पैसे अर्न कर रहा है, तो वो फॉरेन सोर्स इनकम होगी। दिस कैन इंक्लूड various types of income such as salaries, business, profits, dividend, interest, rental income earned from foreign investment or operation. If a Pakistani resident works for a company based in United States and receive a salary for their service, that salary is considered foreign source income. If a Pakistani resident work for a company based in United States and receive a salary for their services, that salary is considered foreign source income. अभी बहुत सारे फ्रीलांसर हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए सर्विसेज देते हैं अमेरिका के क्लाइंट्स को, कनाडा के या दीगर ममालिक के क्लाइंट्स को, लेकिन उस काम के अगेंस्ट वो सैलरी लेते हैं तो वो सैलरी उनकी फॉरेन सोर्स इनकम कहलाएगी। इधर लफ्ज सैलरी कहा है, इसमें मैंने फिक्स प्राइस नहीं कहा, इसमें आवरली रेट नहीं कहा, क्योंकि सैलरी के साथ फ्रिंज बेनिफिट भी मुंसलिक हैं। सैलरी के साथ डिडक्शन ऑफ टैक्स भी लाजिम और मलजूम है। अगर कोई शख्स आपको सैलरी पे करेगा तो वो आपको एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट भी ऑफर करेगा और एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के साथ साथ उसकी टैक्स की डिडक्शन आपकी यूनाइटेड स्टेट में होगी, तब ये जाके फॉरेन सोर्स इनकम कहलाई जाएगी। अगर तो फॉरेन सोर्स इनकम पर आपने किसी किस्म का कोई टैक्स अदा नहीं किया दूसरे मुल्क में, तो फिर पाकिस्तान में आपको टैक्स अदा करना होगा। Otherwise, certain exemptions are available for the persons who are earning foreign source income. पाकिस्तान ने ट्रीटीज को साइन किया हुआ है जस्ट टू अवॉइड डबल टैक्सेशन सिस्टम, ताकि दोहरा टैक्स ना लागू हो सके आपकी सैलरी पर। बिजनेस प्रॉफिट, इफ अ पाकिस्तानी entrepreneur owns a business in Dubai and earns profit from that business, those profits are classified as foreign source income. Dividends की सूरत देख लेते हैं। If a resident of Pakistan holds share in a foreign company and receives dividend from those shares, those dividends are also considered foreign source income. Rental income, if a Pakistani resident owns property in UK and rents it out, the rental income received is classified as foreign source income. तो आपने इसका फर्क जान लिया होगा। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक है टोटल इनकम, सेक्शन 2 सब सेक्शन 69 एंड सेक्शन 10। टोटल इनकम मीन्स total income as defined in section 10. The total income of a person for a tax year shall be the sum of the person's income under each of the heads of income for the year and person's income exempt from the tax under any of the provision of this ordinance. अब वो head of income कौन कौन से हैं? Income from salary, income from property, income from business, capital gains, income from other sources. तो ये हमारे पास हेड्स हैं और इनके सामने सेक्शन भी डिफाइन किए गए हैं। सैलरी के लिए सेक्शन 12 हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ आने वाले दिनों में। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लिए सेक्शन 15 है, इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए सेक्शन 18 है, कैपिटल गेन्स के लिए सेक्शन 37 है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लिए सेक्शन 39 है और फॉरेन सोर्स इनकम के लिए सेक्शन 101 है। टैक्सेबल इनकम means taxable income as defined in section 9. As defined in section 9, it is the total income reduced by deductible allowances under Income Tax Ordinance 2001. Taxable income is equal to
टोटल इनकम माइनस डिडक्टेबल अलाउंसेस। टैक्स ईयर की डेफिनेशन है जी, मींस टैक्स ईयर एज डिफाइंड इन द सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 74 एंड इन रिलेशन टू अ पर्सन इंक्लूड्स अ स्पेशल ईयर और अ ट्रांजिशनल ईयर दैट द पर्सन इज परमिटेड टू यूज अंडर सेक्शन 74। The term tax year includes normal tax year, special tax year and transitional tax year. टैक्स ईयर बुनियादी तौर पे 12 महीनों पर मुश्तमिल होता है। चूंकि हम इनकम टैक्स को डील कर रही हैं तो इनकम टैक्स आपने साल में एक दफा अदा करना है, और कितने अरसे का अदा करना है, 12 महीनों का करना है। ये जो 12 महीनों का टाइम पीरियड होगा इसको कहेंगे टैक्स ईयर। टैक्स ईयर नॉर्मल कब होगा? जब इसका इख्तिताम 30th डे ऑफ जून होगा तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर होगा। अगर टैक्स ईयर का इख्तिताम 30th जून को नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि वो या तो स्पेशल टैक्स ईयर है या फिर ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है। नॉर्मल टैक्स ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 months एंडिंग ऑन 30th डे ऑफ द जून, दैट इज फाइनेंशियल ईयर, एंड इज डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर इन विच द सेट डेट फॉर। फॉर एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। टैक्स ईयर जुलाई 1 2024 टू जून 30 2025 शैल बी डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर 2025। जो इसमें से दोनों में से साल बड़ा होगा ना वो टैक्स ईयर कहलाएगा। 2024 में और 2025 का अगर हम जायजा लें तो 2025 बड़ा फिगर है, लिहाजा टैक्स ईयर भी बड़ी फिगर वाला होगा, साल बड़ी फिगर वाला होगा। इसको ज़हन में रख लीजिएगा, याद रखिएगा। स्पेशल टैक्स ईयर अदर देन द नॉर्मल टैक्स ईयर इज कॉल्ड स्पेशल टैक्स ईयर। लें जी, बड़ी आसान डेफिनेशन आ गई। पाकिस्तान में बैंक्स का टैक्स ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी से और ख़त्म होता है 31 दिसंबर पे। इसी तरीके से इंडिया में टैक्स ईयर मुख्तलिफ है पाकिस्तान से, और उनका टैक्स ईयर 12 महीनों का है जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है 31 मार्च पर इंडिविजुअल के लिए। इसी तरीके से अमेरिका में टैक्स ईयर पाकिस्तान से मुख्तलिफ है, वहाँ पर टैक्स ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी से और ख़त्म होता है 31 दिसंबर पर। अब एक शख्स है, वो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को इन राइटिंग अप्लाई करता है और कहता है कि मेरा बिजनेस की नेचर ऐसे है कि मेरे पास पैसों का इनफ्लो 30th जून पे नहीं होता और मैंने आपको टैक्स लायबिलिटी भी पे करनी है, लिहाजा आप मेहरबानी फरमाकर मेरा ये टैक्स ईयर कुछ ऐसा एडजस्ट करें कि जब मेरे पास पैसे अवेलेबल हों ताकि मैं टैक्स की लायबिलिटी भी आसानी के साथ अदा कर सकूं। ऐसे तमाम अफराद के लिए कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू उनको अलाउ करते हैं कि वो नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर की तरफ मूव कर जाएं। तो उनका टैक्स ईयर 1 अक्टूबर से 30 सितंबर हो सकता है। ऐसी सूरत में ये जो दरमियान का अरसा होगा, ये दरमियान का अरसा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहलाएगा। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की डेफिनेशन है, व्हेन अ टैक्स ईयर चेंजेस फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल टैक्स ईयर देन द इन बिटवीन पीरियड इज टर्म्ड एज ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। फॉर एग्जांपल, नॉर्मल टैक्स ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 जुलाई एंड एंड्स ऑन 30th जून। स्पेशल टैक्स ईयर इफ स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अक्टूबर एंड एंड्स ऑन 30th September, then the duration between both of these tax year is the duration that starts from July 1st and ends on 30th September. This differential time duration is known as transitional tax year. Commissioner Inland Revenue Appeals under Section 2 subsection 13A means a person appointed as Commissioner Inland Revenue Appeals under Section 208. Commissioner Inland Revenue Appeal is an authority that is appointed by a federal government under Section 208. Commissioner Inland Revenue Appeals now hears appeals for income tax, sale tax and federal excise matters. Commissioner Inland Revenue of Appeal is the first appellate authority. His appointment, function and jurisdiction are governed under Section 127 to 129, 208 and Section 209. इनलैंड रेवेन्यू से मुराद टैक्सों की वसूली है जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आमदनी, अशिया, खिदमात या इनके कम्बिनेशन पर आयद की जाती हैं। पाकिस्तान में इसमें इनकम टैक्स, सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी शामिल हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR पाकिस्तान में चूंकि टैक्स के कवानीन की तश्कील, निफाज की बुनियादी अथॉरिटी है और वजारत खजाना के तहत काम करता है और टैक्स की वसूली और इंतजामी अमूर में अहम किरदार अदा करता है, लिहाजा डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन के लिए
कोई डिस्प्यूट टैक्स पेयर के माबैन आ सकता है, किसी की जगह पे कैलकुलेशन की गलतफहमी हो सकती है, गलती हो सकती है, तो ऐसी सूरत में कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील, जो कि कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू से सेपरेट अथॉरिटी है, वो मैटर्स को सुनेगा और उनके ऊपर फैसले देगा। तो ये सेपरेट अथॉरिटी है और फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी है कि जो कि अवेलेबल है टैक्स पेयर को। टैक्स पेयर अपने तमाम मामलात इनके पास लेकर जाते हैं। ये तो था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर से फ़ायदा मिला होगा, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो बराए मेहरबानी कमेंट करें। लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें।